गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग भूगोल के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नदी और इससे संबंधित स्थलाकृतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस भाग में देखेंगे कि नदी परिभाषा की दृष्टि से किसे कहते हैं, नदी के कार्य कौन कौन से कार्य होते हैं और जो कार्य द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ होती हैं कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ होती हैं और उनका निर्माण कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग नदी है क्या चीज़। तो नदी एक जल का एक विशाल भाग होता है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे प्रवाहित होता है और एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, तो उसको नदी या सरिता की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण से एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने को नदी की संज्ञा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि नदी के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो नदी के कार्य मुख्य रूप से 3 होते हैं: अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। ठीक है, इस तीनों कार्य को त्रिपथ कार्य या त्रिकल कार्य की संज्ञा दिया गया है। त्रिपथ कार्य या त्रिकल कार्य की संज्ञा दिया गया है। त्रिकल कार्य 3 फेज, इसको 3 फेज वर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, त्रिपथ कार्य या 3 फेज वर्क की संज्ञा देते हैं जिसमें अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण होता है। देखिए, इसको 3 भाग में अपर्दन, परिवहन और तीसरा निक्षेपण की संज्ञा देते हैं। ये मिलाकर के 3 फेज वर्क होता है या त्रिपथ कार्य देते हैं। अब देखते हैं कि अपर्दन कैसे कैसे करता है या कौन सी प्रक्रिया द्वारा करता है अपर्दन। तो अपर्दन में सबसे पहला है अपघर्षण। अपघर्षण में नदी के जल द्वारा उसमें जल के साथ साथ उसमें कंकड़, पत्थर और छोटे छोटे से कण भी होते हैं, रेत कण भी होते हैं। ये सब अपर्दन टूल्स का कार्य करते हैं, मतलब छेदन यंत्र का कार्य करते हैं और आसपास के जो घाटी होती हैं या पार्श्विक भाग होते हैं उसको रगड़ते हुए चलते हैं और उसको रगड़ते हुए अपने घाटी का विकास करते हैं और उसमें से चट्टानों को उखाड़ते हुए, तोड़ते हुए अपने साथ लेके अवसाद के रूप में चलते हैं। ठीक है, तो उसको अपर्दन का कार्य कर देते हैं कहते हैं। ये अपर्दन कार्य भौतिक कार्य होता है ये। ठीक है, भौतिक होता है, जिसमें रासायनिक कार्य समावेश नहीं होता है। इसको अपघर्षण को इंग्लिश में कोरेजन की संज्ञा देते हैं या इंग्लिश में एट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है, कोरेजन या एट्रिशन। दूसरा है संक्षारण, संक्षारण या घोलीकरण। इस प्रक्रिया में जो नदी होते हैं अपने साथ कई घुलनशील पदार्थ भी होते हैं। जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो आसपास के जो चट्टान होते हैं उससे घुलने वाला पदार्थ है, रिएक्शन करके अपना क्रिया करके चट्टानों से घुलनशील जो पदार्थ होते हैं उसको अपने साथ घुला लेते हैं और साथ में लेकर के चलते हैं, तो उसको घोलीकरण या संक्षारण की क्रिया करते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है घोलीकरण का, ये रासायनिक होती है। ठीक है, ये रासायनिक क्रिया होती है घोलीकरण की या संक्षारण की। इसमें ये भौतिक ना होकर के ये रिएक्शन के द्वारा जो जल में घुले हुए कुछ घुलनशील पदार्थ होते हैं वो रिएक्शन करके जो चट्टानों से घुला करके लेके चलते हैं, तो उसको रासायनिक घोलीकरण की संज्ञा या कोरोजन कहते हैं इसको। ठीक है, स्पेलिंग में ध्यान रखिएगा, ओ है यहाँ पे ए है। ठीक है, तो कोरेजन है या कोरोजन है। तीसरा है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण, जब जल में उपस्थित जो कण होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं, वो आपस में ही टकराते रहते हैं, टकरा के और छोटे छोटे कणों में बढ़ जाते हैं, तो उसको सन्निघर्षण की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो सन्निघर्षण आपस में जो उसमें घुले हुए कण होते हैं वो आपस में टकराने को ही सन्निघर्षण की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में एट्रिशन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, चौथा है जल गतिक्रिया। जल गतिक्रिया में इसमें जो जल का नदी के जल है उसमें केवल जल के द्वारा ही अपने वेग के द्वारा या उसमें गतिज ऊर्जा के कारण ही आसपास के चट्टानों को तोड़ करके आपस में लेके चलता है। उसमें कंकड़ पत्थर का समावेश नहीं होता है। ठीक है, तो केवल उसमें नदी का ही रोल होता है, अरे जल का ही रोल होता है, ना कि उसमें कंकड़ पत्थर या और भी जो छेदन यंत्र है उसमें या इरोजनल टूल्स हैं उसका काम नहीं होता है, केवल जल के काम होता है, तो इसको जल गतिक्रिया की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब अगला नदी का कार्य है परिवहन कार्य। ठीक है, पहला है अपर्दन कार्य, दूसरा है परिवहन कार्य। नदी जितने भी अपने मार्ग में आने वाले अवसाद हैं चट्टानों को तोड़ते हुए ले चलती है और जितने भी अवसाद होते हैं उसको लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके परिवहित करती है, तो उसको परिवहन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये परिवहन कार्य है। अब परिवहन में 4 तरह से कार्य करते हैं।
ठीक है। नदी जो परिवहन का कार्य करते हैं 4 तरह से करते हैं। एक करते हैं कर्षण। कर्षण मतलब ये होता है कि ट्रैक्शन, ये जो चट्टान को, जो कंकड़ पत्थर है उसको लुढ़का करके ले चलते हैं, ठीक है। ये लुढ़का लुढ़का के आगे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो उसको कर्षण का कार्य कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लुढ़क कर चलते हैं, कोई भी अवसाद या लुढ़क कर चलते हैं, ठीक है। उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन मत मीन्स सल्टेशन इंग्लिश में कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो नदी में कंकड़ पत्थर छोटे छोटे हैं उसको उछल उछल कर चलते हैं, न कि ये होते हैं लुढ़क कर चलते हैं, घूमते हुए ऐसे ऐसे करते हैं, जबकि उत्परिवर्तन के द्वारा उछल उछल कर चलते हैं, ठीक है। उछल कर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे, फिर यहाँ से अगले स्थान पे ऐसे उछल कर चलते हैं, तो उसको उत्परिवर्तन या सल्टेशन की संज्ञा देते हैं। तीसरा है लटक कर या सस्पेंशन, ठीक है। जो नदी में जो अवसाद होते हैं वो लटके रहते हैं, न धरातल से टच होते हैं, नहीं ऊपर आते हैं, बल्कि बीच में ही लटक करके चलते हैं। इसमें लगभग ज़्यादातर छोटे छोटे ही कण होते हैं, जैसे रेत कण होते हैं, चाहे इससे भी थोड़े से बड़े वाले कण होते हैं, वो चलते हैं लटक करके। इसको इंग्लिश में सस्पेंशन की संज्ञा दिया जाता है। अगला है घुलाकर। ये रासायनिक क्रिया द्वारा, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे हैं घोलीकरण के द्वारा, तो इसमें जितने भी पदार्थ होते हैं, जो आसपास की जो चट्टान होता है, नदी अपने साथ उसको घुला करके, रिएक्शन के द्वारा घुला करके और अपने साथ लेकर के चलती है, तो इसको घुलाकर या सॉल्यूशन का संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो ये 4 तरह से नदी परिवहित का कार्य करती है। अब देखते हैं निक्षेपण। चौथा कार्य है निक्षेपण का। निक्षेपण जो कार्य होता है, जब नदी में अवसाद की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या भार कम हो जाता है, ठीक है, अवसाद की ज़्यादा हो जाता है और परिवहन का जो इसमें अवसाद ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद नदी का वेग होता है, नदी का वेग कम हो जाता है, ठीक है। जैसे पहाड़ों से जब नीचे नदी उतरती है तो उसको गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, इसलिए उसका वेग कम हो जाता है। चूँकि ढलान भी कम हो जाता है इस वजह से, तो कम होने के कारण नदी धीरे धीरे निक्षेपण करना शुरू कर देते हैं, तो उसको निक्षेपण की संज्ञा देते हैं। ये इंग्लिश में डिपोजिशन की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो ये 3 कार्य हैं नदी के। अब देखते हैं इसके द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियाँ, ठीक है। तो देखते हैं कि नदी किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है। तो स्थलाकृति में मुख्य रूप से नदी 2 तरह से स्थलाकृतियाँ का निर्माण करते हैं। एक तो अपरदन के कारण करती है। अपरदन मतलब कि घर्षण करके और उसके बाद से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, और दूसरा निक्षेपण के कार्य द्वारा होती है कि अवसाद जितने भी नदी में अवसाद की मात्रा होती है उसको एक जगह पर जमा कर देती हैं और भिन्न भिन्न तरह की आकृतियाँ बनाती हैं, ठीक है। तो इसको 2 वर्गों में हम लोग बांटे गए हैं, एक अपरदन और दूसरा अपरदनात्मक जो स्थलाकृति है, और दूसरा है निक्षेपात्मक स्थलाकृति, ठीक है। अपरदनात्मक स्थलाकृति को डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की संज्ञा देते हैं, और जो निक्षेपात्मक है उसको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो 2 हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि सबसे पहले अपरदनात्मक देखते हैं कि कैसे बनाती है, कौन कौन सी स्थलाकृति के निर्माण। तो सबसे पहले जो घाटी अपने ऊपरी भाग में जहाँ पर उद्गम स्थल होता है, वहाँ पर छोटी छोटी नदी सरिता के रूप में रहती हैं और धीरे धीरे मिल करके बड़ी नदी के रूप में एक बन जाती हैं। लेकिन उस समय जब नदी मिलती है तो धीरे धीरे वेग उसका, छोटी छोटी नदियाँ बड़ी के रूप में होती हैं तो उसका वेग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ढलान भी वहाँ जाता है तो ज़्यादा होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा उसमें ज़्यादा होती है। तो नदी अपने निम्नवर्ती अपरदन करती है, नीचे की तरफ जो घाटी का विकास करती है, ठीक है। तो इस टाइप का जो आकृति का निर्माण होता है, वी शेप का आकार का बन जाता है। जो घाटी का होता है वी शेप का आकृति का बन जाता है, तो इसको वी शेप आकृति वाली जो वी शेप वैली की नाम देते हैं, ठीक है। वी आकार की घाटी या वी शेप वैली, ठीक है। जब यही वैली धीरे धीरे और पार्श्ववर्ती भी अपरदन करने लगती है, साइड का विभाग धीरे धीरे काटने लगती है, तो इसका निर्माण इस टाइप से हो जाता है, ठीक है, यू शेप में हो जाता है। तो इसको गर्ज की या कैनियन की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो वी शेप वैली धीरे धीरे आगे परिवर्तित होकर गर्ज के रूप में आ जाता है। गर्ज के कैनियन लगभग एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, इसके जो आकार में अंतर होता है।
कैनियन होता है तो गॉर्ज का ही रूप होता है, कैनियन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, देखने में जल्दी नहीं पता चलता है कि गॉर्ज है या कैनियन है, इसको आकार के आधार पर उसको डिवाइड किया गया है कि उसका जब बड़ा रूप हो जाता है तो कैनियन कहते हैं, नहीं तो इसको गॉर्ज की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये है वी से वैली या गॉर्ज या कैनियन। दूसरा आकृति है जलप्रपात। जल जब अपने मार्ग में चलने वाली कठोर चट्टानें और जब मुलायम चट्टानें होती हैं तो लंबवत न होकर के इस टाइप की रहती हैं, क्षैतिज रहती हैं, तो मुलायम चट्टान धीरे धीरे नीचे कट जाता है और जो कठोर चट्टान होता है धीरे से उसको कटने जल्दी उसका अपर्दन नहीं हो पाता है, वहीं से नदी नीचे लुढ़क के चलती है। नदी लुढ़क के चलती है तो इस प्रकार की जो प्रपात का निर्माण होता है या क्षिप्रिका का निर्माण होता है। ये इसके लंबवत भी जो चट्टानों का आकार होता है, लंबवत जब भी रहता है, कोई लंबवत भी होता है, तो जो मुलायम चट्टान होता है कट जाता है, उसके बाद से नदी ऐसे भी अपर्दन करते हुए आगे निकलती है, ऐसे भी क्षिप्रिका या प्रपात का विकास करती हैं। ठीक है, तो एक अलग चैप्टर के रूप में ही पढ़ा जाएगा प्रपात के जो कितने बहुत प्रकार होते हैं, उसको अलग से देखेंगे। यहाँ पर बस केवल इतना देखते हैं कि प्रपात की एक आकृति बनती है। ठीक है, तो किसी दिन अगले चैप्टर में उसको अलग से ले लेंगे कि कितने प्रकार के प्रपात होते हैं और कैसे कैसे उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्षिप्रिका या प्रपात का निर्माण करती हैं। अगला स्थलाकृति है संरचनात्मक आकृति भी सीढ़ीनुमा एक आकृति होते हैं, जैसे इसमें भी अलग अलग प्रकार के चट्टान, कठोर या मुलायम चट्टान क्षैतिज रूप में जब होते हैं तो क्षैतिज जो कठोर चट्टान है इसी तरह से लगभग कम अपर्दित होता है, और जो मुलायम चट्टान होता है जैसे यहाँ वाला भाग है ज़्यादा अपर्दित हो जाता है। तो ये विशेषक अपर्दन के द्वारा इस टाइप का संरचनात्मक सोपान का निर्माण करती हैं। ठीक है, विशेषक अपर्दन के द्वारा। विशेषक अपर्दन उसको कहते हैं कि कठोर भाग को कम अपर्दित करती हैं और मुलायम भाग को ज़्यादा करती हैं, तो इसलिए अलग अलग ढंग से अपर्दन का कार्य होता है, इसलिए इसको विशेषक अपर्दन की संज्ञा दिया जाता है। तो विशेषक अपर्दन के द्वारा नदी एक संरचनात्मक सोपान की वो बनाती हैं, आकृति बनाती हैं। ठीक है, अगला आकृति है स्थलाकृति है नदी वेदिका या रिवर टेरेसेस की नाम देते हैं। ठीक है, ये नदी वेदिका अपने घाटी में विशेष रूप से ये जब पुरानी घाटी, जब ये वाला घाटी है, जब ये इसका नवोन्मेष के कारण या अपर्दन चक्र में जब व्यवधान हो जाते हैं तो इस टाइप की घाटी का विकास करते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोग नवोन्मेष वाला चैप्टर में देखे थे या अपर्दन पृथ्वी वो नदी के अपर्दन चक्र वाले चैप्टर में देखे थे कि पहले घाटी का ये वाला था, पुरानी घाटी ये थी। ठीक है, ये पुरानी घाटी है। जब ये घाटी में चल रही थी उसके बाद से नवोन्मेष हो गया, अर्थात जब अपर्दन चक्र में व्यवधान हो गया, फिर वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था से फिर युवावस्था में आ गई नदी। ठीक है, तो फिर दूसरी घाटी का विकास धीरे धीरे करने लगी, निम्नवर्ती अपर्दन करने लगी और एक दूसरे घाटी का विकास करके फिर जब तक हुआ नहीं तब तक फिर अपर्दन में व्यवधान आ गया, फिर तीसरे प्रकार के जो घाटी का विकास करने लगी निम्नवर्ती के उधर। तो इसी टाइप से अलग अलग 3 घाटी का इसमें विकास दिखाई दिया है। तो इस टाइप की जो आकृति होती है ये भी सोपान की आकृति का ही भी होता है, तो इसको भी नदी वेदिका की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, रिवर टेरेसेस ये वास्तव में नवोन्मेष का ही परिणाम है। अगला आकृति है जलगर्तिका या अवनमन कुंड। ठीक है, जलगर्तिका या अवनमन कुंड। ठीक है, इस टाइप की जो आकृति होती है तो नदी अपने तली वाले भाग में केवल जल के द्वारा, जो नदी ये तली वाला भाग होता है इसी में जो कंकड़ पत्थर होते हैं कुछ बीच में ही घुल के गोल गोल ही घुमा करते हैं इसमें। ठीक है, नदी का लंबाकार न करके गोल गोल ही घुमा करते हैं और घूमते घूमते एक बड़े गड्ढे का रूप देती है, तो उसको जलगर्तिका की संज्ञा देते हैं। ठीक है, जलगर्तिका होते हैं और यही जलगर्तिका धीरे धीरे करते बहुत बड़ा भाग में हो जाता है तो और गहराई भी हो जाता है तो उसको अवनमन कुंड की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये है
तली वाले भाग में जलगर्तिका और अवनमन कुंड का विकास होता है। ठीक है। एक अपरदनात्मक स्थलाकृति में ही नदी विसर्ग को ही शामिल कर किया जाता है। हालांकि इसमें निक्षेपात्मक स्थलाकृति में दिखाया गया है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में, लेकिन इसके कुछ भाग होता है तो अपरदनात्मक होता है और कुछ निक्षेपात्मक भी होता है। जैसे ये वाला भाग है, नदी अपने वृद्धावस्था में या प्रौढ़ावस्था में विसर्पण का कार्य करने लगती हैं। जब मैदानी भाग में आती हैं तो नदी मीएंडरिंग करने लगती हैं या विसर्पण का कार्य करने लगती हैं। तो विसर्पण के दौरान ही ये इधर वाले भाग में अपर्दन का कार्य करती हैं, जबकि इधर वाले भाग होते हैं जो कट ऑफ स्लोप इसको बोलते हैं, इसको यहाँ पे निक्षेपण का कार्य करने लगती हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे निक्षेपण हुआ है, यहाँ पे अपर्दन हुआ है, यहाँ पे अपर्दन का कार्य हुआ है, तो इस टाइप की जो आकृति बनाती है उसको नदी विसर्ग की संज्ञा देते हैं। और यहाँ पे दोनों में भी इसको शामिल करते हैं। अपरदनात्मक में भी कहीं दिया रहता है और कहीं पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में दिया रहता है। ठीक है। तो इसको वहाँ पे लगा दी है, लेकिन यहाँ पर भी इसको अपरदनात्मक भी कहीं भी दिया रहेगा तो उसको भी माना जा सकता है इसको। ठीक है। वैसे इसे कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन कहीं दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म या निक्षेपात्मक स्थलखंड स्थलाकृति। तो सबसे पहला हो जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु। तो नदी जब अपने पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भाग में उतरती है तो अपने साथ लाए हुए कंकड़ पत्थर या बहुत से अवसाद होते हैं वहीं पे जमा करने लगती हैं। ठीक है। जमा करके और आगे बढ़ती हैं, क्योंकि नदी का वेग जब नीचे उतरती है तो यहाँ तक तो ज़्यादा रहता है, उसके उतरने के बाद से नदी का वेग कम हो जाता है। ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं यहीं पे जमा कर देती है नदी के जो तुरंत वो पेडिमेंट वाले जगह पे। ठीक है। तो पेडिमेंट होता है या नदी पदस्थली जो होता है वहाँ पे जमा कर देती है। जो बड़ा कण होता है वो पीछे की तरफ होता है और जो छोटे छोटे कण होते हैं आगे धीरे धीरे बिखरे हुए होते हैं। धीरे ये जैसे यहाँ पे बड़े बड़े कण हैं और यहाँ पे छोटे छोटे कण हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो आकृति होती है शंक्वाकार टाइप की बन जाती है। पीछे वाला भाग ऊपर वाला भाग नुकीलेदार हो जाता है और ऊंचाई भी ज़्यादा होता है, और इस टाइप की जो आकृति बनती है उसको जलोढ़ शंकु की संज्ञा देते हैं। ठीक है। और जलोढ़ शंकु ही जब धीरे धीरे और विस्तृत हो जाते हैं, बड़ा हो जाता है जमते जमते, तो जलोढ़ पंख की संज्ञा देते हैं। ठीक है। जलोढ़ शंकु ही आगे बढ़ के जलोढ़ पंख बन जाता है। और जब कई जलोढ़ पंख मिल जाते हैं आपस में, ये जलोढ़ पंख यहाँ भी जैसे जलोढ़ पंख बनेगा तो मैदान का बना देते हैं। ठीक है। बाढ़ वाले मैदान का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो कई जलोढ़ पंख मिल करके मैदान का निर्माण करते हैं। ठीक है। अगला आकृति है प्राकृतिक तटबंध। ठीक है। प्राकृतिक तटबंध प्राकृतिक तटबंध जब ये बाढ़ के मैदान में ही विशेष रूप से बनता है जब नदी निक्षेपण का कार्य करने लगती है और काफ़ी उसमें मुलायम चट्टान होता है, मुलायम उसमें अवसादों की मात्रा होती है। नदी अपने मार्ग के आसपास आसपास वाले भाग में यहाँ पे जमा करने लगती हैं। ठीक है। ये जमा करने लगते हैं, ये काफ़ी ऊंचा भाग हो जाता है और नदी उसके बीच से निकलती है, तो ये प्राकृतिक तटबंध के रूप में ये बन जाता है। ठीक है। ये कभी कभी ये चूँकि तटबंध होता है काफ़ी मुलायम चट्टानों से ही बना होता है या अवसादों से निर्मित होता है, तो कभी पानी में उसमें नदी में पानी ज़्यादा आ जाता है, जल ज़्यादा आ जाता है, तो कभी तोड़ करके बाहर भी आ जाती हैं तो वो पूरे बाढ़ आ जाता है। ठीक है। इस प्रकार के कार्य जो वांगोह नदी है उसमें ज़्यादा इस टाइप से देखने को मिलता है। ठीक है। उसके आसपास प्राकृतिक तटबंध बनाई हुई रहती है और बाद में कभी कभी ज़्यादा पानी आने के कारण टूटता है तो बाढ़ ज़्यादा आ जाता है। ठीक है। इसीलिए उस नदी को चीन का शोक की संज्ञा दिया गया है। अगला है नदी विसर्ग। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि नदी बाढ़ के मैदान में ही मेंडरिंग करने लगती हैं और इस टाइप की आकृति बनाती हैं। यहाँ पे अपरदनात्मक होता है, यहाँ पे डिपोजिशनल होता है। ठीक है। यहाँ वाला जो भाग होता है ये काफ़ी खड़ा ढाल वाला होता है, जबकि ये वाला ढाल होता है स्लो ढाल होता है, कम ढाल वाला होता है। ठीक है। तो इसको नदी विसर्ग की संज्ञा देते हैं। अगला है नदी डेल्टा। नदी डेल्टा होता है वो नदी अपने मुहाने की तरफ इस टाइप का
निर्माण करती हैं, क्योंकि वहाँ पे वेग बिल्कुल ही कम हो जाता है और जितने भी उसमें नदी में लाए हुए अवसाद की मात्रा होती है जमा करना शुरू कर देती हैं और एक इस टाइप की आकृति का निर्माण करती हैं। और नदी होती है कई भागों में बट भी जाती है, इसको नदी की वितरिका की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये जो है तो मुख्य नदी है, मुख्य नदी से जो साइड से निकल के कई भागों में बट जाता है उसको नदी की वितरिका देते हैं, वितरिका कहते हैं। ठीक है, और आसपास का जो क्षेत्र होता है, बाढ़ का ये जो भाग होता है, बाढ़ का मैदान होता है, इसी में आगे मुहाने तक जाते जाते ये नदी यहाँ समुद्र में मिलती है, जहाँ समुद्र में मिलती है उसके पहले ही इस टाइप का आकृति का निर्माण करते हैं, तो जिसे नदी डेल्टा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, नदी जो डेल्टा बनता है ये कई आकार में बनता है, चपाकार डेल्टा होता है, अंगुलाकार डेल्टा होता है, या पालीयुक्त होता है, या फिर वो एस्चुअरी एक बनाते हैं। ठीक है, इसको अलग चैप्टर के रूप में ही हम लोग देख लेंगे कि डेल्टा के कितने प्रकार होते हैं और कैसे कैसे उसका निर्माण होता है। ठीक है, तो नदी अपने वृद्धावस्था में इस टाइप को आकृति का निर्माण करते हैं जिसको डेल्टा की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, जहाँ कहीं यदि कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसमें ज़रूर हम आंसर उसको देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही तक, फिर कल कोई देखते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।